आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो ये वीडियो है ये गणित से जुड़ी हुई है और यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं और ये आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती एग्जाम जो 2024 का होने वाला है ये उसी से रिलेटेड है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से बनेंगे। तो चलिए हम लोग रिविजन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आपके संभावित रूप से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लिया गया है। हालांकि कोई भी एग्जाम हो, ये जो भी क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे हैं। बात आरपीएफ की नहीं है, एग्जाम कोई भी हो। तो यहाँ पर है रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 456 रुपये से बढ़ के 570 रुपये हो गई है। एलपीजी सिलेंडर पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए कितनी प्रतिशत की खपत यानी कितनी प्रतिशत की खपत होनी चाहिए। यूं कहने का मतलब है कि जो सिलेंडर आपका पहले 456 में मिलता था अब उसका रेट बढ़ गया है 570। तो इस तरीके से वृद्धि हो जाने की वजह से जो है एलपीजी जो सिलेंडर है उसकी खपत कितना प्रतिशत आपको कम कर देनी होगी। बहुत यूनिक क्वेश्चन है। पहले हम लोग ये देख लें कि 456 रुपया से जो 570 रुपये जो बढ़ करके हो गया, यहाँ से हम प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे कि दरअसल कितने प्रतिशत की वृद्धि आखिरकार जो है होती है रेट में। तो अब उस हिसाब से खपत को कम करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वृद्धि की बात करते हैं कि आखिरकार कितने की वृद्धि हुई। तो भाई 500 पहले 456 था, अब ये 570 आपका हो जाता है। तो 570 से आप 456 घटाइएगा तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आपका 4 बचेगा और ये आपका 114 रुपये। यानी जो सिलेंडर है 456 से जब 570 रुपये में मिल रहा है, इसका मतलब उसका दाम 114 रुपये बढ़ जाता है। इन हम लोग यहाँ देखते हैं आखिरकार जो वृद्धि है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी हम लोग वृद्धि का यहाँ पे प्रतिशत निकालेंगे। तो हमें वृद्धि मालूम हो चली कि 114 रुपये की वृद्धि हो रही है, लेकिन ये वृद्धि किसके सापेक्ष हुई? 456 के सापेक्ष। जब भी हम प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं तो मूल के सापेक्ष, यानी 456 रुपये के सापेक्ष 114 की वृद्धि होती है, इसलिए 100 के सापेक्ष कितना होगा। इसको जैसे ही काटिएगा ये 4 बार में कटेगा, 114 का 4 गुना 456 होता है और इसे जैसे ही काटिएगा यहाँ आपका 25 आएगा। 25% आपका आ गया। यानी देखा जाए ये सवाल कुछ इसको इस टाइप में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। आप ऐसे क्वेश्चन से आपका सामना हुआ होगा कि यदि किसी वस्तु का दाम, या मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि यदि सिलेंडर के दाम में अचानक से 25% की वृद्धि दर्ज कर दी गई तो उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर देना पड़े कि उसके खर्च के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। तो ये सवाल देखा जाए तो हुबहू उसी टाइप का है। तो यहाँ हमें प्रतिशत वृद्धि नहीं मालूम थी, हम लोगों ने प्रतिशत वृद्धि निकाल लिया। अब यहाँ से हमको खपत में कमी, यानी जो है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना है यही आपको बताना है। तो ऐसे सवाल में आप जानते हैं इसका जो ट्रिक होता है वो R × 100/100 + R होता है। इस कॉन्सेप्ट को जरा समझने की जरूरत है। जिस रेट से वृद्धि या कमी होती है वो दर लिख ली जाती है। क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है 25% की, तो वो 25 आपको लिख लेना है और अपान होता है 100 + R। क्योंकि वृद्धि होगी तो वृद्धि होगी और कमी का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो वृद्धि दिया है, कमी का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो वृद्धि जो होगी जिस रेट से वो लिख देंगे और बटा 100 धन वृद्धि, यानी जो 25 की हो रही है वो लिखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे और इंटू आप क्या कर देते हैं 100, क्योंकि जिस रेट से, यानी R × 100/100 + R। तो आपका हो गया। अब देख रहे हैं कि 25 अब बटा आपका हो गया 125 गुणे आप 100 कर देंगे। ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में, और 5वां 25, 5 को 20%। यानी आप देख पा रहे हैं कि एक आखिरकार उसके जो है सिलेंडर कि जो राशि अगर पहले से उसका दाम 25% बढ़ गया तो उस सिलेंडर की जो खपत है वो आपको 20% कम कर देनी होगी। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि अगर चीनी का दाम मान लीजिए
25% की वृद्धि दर्ज कर दी जाती है, या पहले से चीनी का दाम 25% बढ़ गया तो कोई गृहिणी कितना खपत कम कर दे कि उसके खर्च के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। कुछ इस टाइप का ही ये सवाल है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पहले आपको वृद्धि या कमी का प्रतिशत निकालना होगा। चूंकि यहाँ वृद्धि हो रही है तो वृद्धि का प्रतिशत निकाल लीजिए, और जैसे ही वृद्धि का प्रतिशत आ जाए फिर कमी बड़े आराम से मालूम हो जाएगी, क्योंकि जिस रेट से वृद्धि हुई है वो रेट लिख लीजिए, गुणे 100 कर लीजिए, अपान जो है उस वृद्धि को 100 में जोड़ दीजिए, यानी 125 वृद्धि। अब यहाँ से कमी मालूम हो जाएगी। अगर कमी रहता तो फिर 100 में से 25 को आप घटाते तो यहाँ वृद्धि मालूम होता, जिस रेट से आपकी कहने का मतलब। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जानते भी हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 33 मीटर प्रति सेकेंड तेज चलती है और 11 सेकेंड में वह एक संकेत को पार कर जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना। ध्यान में रखना है, यहाँ देखिए एक ट्रेन की गति दिया है, यानी एक ट्रेन की आपको चाल मालूम है। ट्रेन की चाल दिया है 33 मीटर प्रति सेकेंड। जो ट्रेन है उसकी स्पीड आपको मालूम है, लेकिन ये ट्रेन दरअसल कर क्या रही है कि किसी एक संकेत, मान लीजिए एक छोटा सा संकेत होगा, कोई भी एक पॉइंट होगा, कोई एक संकेत होगा, या हो सकता है वो बिजली का पोल हो, बिजली का खंभा हो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को या किसी संकेतक को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। यानी यहाँ संकेतक या जो आपका कहने का मतलब जो पोल होगा या कोई संकेतक होगा, उसकी जो लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई की तुलना में उसे नगण्य मान लिया जाता है। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है। यहाँ ट्रेन की चाल 33 मीटर प्रति सेकंड दी गई है, और ये कह रहा है कि किसी संकेतक को, यानी जो संकेत है उस संकेत को पार करने का आपको समय दिया गया, पार करने का समय। तो वो टाइम आपका दिया कि भाई 11 सेकंड में इस ट्रेन ने उस संकेत को, उस पॉइंट को क्रॉस कर गई। तो आखिरकार ट्रेन की लंबाई कितनी थी? तो बस ये बड़े आराम से लग जाएगा। आखिरकार ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है, तो देखिए ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई जो होगी ना वो संकेतक को पार करने में तय की गई कुल दूरी होगी, क्योंकि जब उस पॉइंट को ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस संकेत की लंबाई, यहाँ संकेत की लंबाई क्या हो जाएगी? नगण्य हो जाएगी, यानी ट्रेन की लंबाई। और यहाँ देखा जाए तो ट्रेन की लंबाई का मतलब किससे हो गया भाई? दूरी। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर आपका होता है चाल अगुणे समय, यानी उस वस्तु की चाल और उस वस्तु द्वारा लिया जाने वाला समय। जब ये ट्रेन संकेत को पार कर रही है तो आखिरकार आप देख रहे हैं कि वो 11 सेकंड का समय ले रही है। तो इस चाल से अगर वो 11 सेकंड चली होगी तो जितना दूरी तय की होगी वह दूरी ही उस ट्रेन की लंबाई मानी जाएगी। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है आपकी 33 मीटर पर सेकेंड, समय है 11 सेकेंड आपका। जैसे ही गुणा करेंगे 11 तिया 33, 11 तिया 33 में 3 जोड़ेंगे 36, तो 363 आपका क्या आ गया? मीटर आ गया। यही जो है उस ट्रेन की लंबाई हो। एकदम इत्मीनान से ये चीज बहुत ज़्यादा आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जहां पर यदि कोई ट्रेन है और वो किसी संकेत को या किसी बिजली के खंभे को या किसी व्यक्ति को यदि क्रॉस करती है तो क्रॉस करते वक्त उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वह उस ट्रेन की कुल लंबाई होती है, यानी ट्रेन की लंबाई ही तय की गई कुल दूरी होगी। तो संकेतक को पार करने में लिया गया समय दिया गया है, आप कोई भी प्रयोग कर सकते थे। यहाँ समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। हमें चाल मालूम थी 33, समय मालूम था 11। इस तरीके से डिस्टेंस हमारा 363 जो है आपका मीटर आ गया। तो यही आपको करना था। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 126 है। 5 संख्याएं जिनका एवरेज 126 दिया गया है। एक नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत वही रहता है, यानी औसत परिवर्तित नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है। तो छठनी की संख्या बताई, यानी जो संख्या बाहर निकाली गई है उसको बताना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 5 जो संख्याएं हैं, इन 5 संख्याओं का आपको देख रहे हैं कि इन 5 संख्याओं का आपको औसत दिया गया है और वो औसत है आपका 126।
फिर इसके बाद कह रहा है कि भाई जब एक नंबर को बाहर कर दिया जाता है, पहले आपके पास 5 नंबर हुआ करते थे, अब आपके पास 4 ही नंबर होंगे, तो इन 4 संख्याओं का औसत आप अब भी देख रहे हैं कि कह रहा है वही है, अपरिवर्तित है, मतलब 126 ही है। तो सेम है आपका। अब बड़े आराम से कह रहा है कि जो छंटनी की गई संख्या है, जो बाहर निकाली गई संख्या है, उसका मान बताना है। यानी आपको बताना है छंटनी की संख्या, यानी जो संख्या बाहर हो गई थी। तो ये कैसे पता चलेगा? 5 संख्याओं के कुल योग में से 4 संख्याओं का कुल योग घटा देंगे तो हमें जो बाहर की गई संख्या है 5वीं वाली, वो पता चल जाएगी। और आपको पता है यदि आपको औसत मालूम हो, संख्या मालूम हो, तो औसत में संख्या का जैसे ही गुणा करते हैं तो हमें कुल योग मालूम होता है। कहने का मतलब 5 संख्याओं का कुल योग कैसे पता चलेगा? 5 गुणे 126 कर देंगे तो यहाँ 5 संख्याओं का कुल योग मालूम हो जाएगा। अब 4 गुणे, देखिए एक संख्या बाहर हो जा रही है तब भी औसत वही है, यानी 4 गुणे 126 करिएगा तो 4 संख्याओं का कुल योग मालूम होगा। 5 संख्याओं के कुल योग में से 4 संख्याओं का कुल योग घटा देंगे तो जो संख्या बाहर की गई है पता चल जाएगी। अब इसको लगाने का तरीका बेटर है कि यहाँ भी 126 है, यहाँ भी 126 है, आप बाहर निकाल लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो 5 - 4 बचेगा और 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 126 गुणे 1 करेंगे तो आपका 126 होगा। यानी जो नंबर बाहर किया गया वो नंबर आपका कौन सा है? वो नंबर आपका 126 है। ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है आपको कि या तो आप जो है 5 गुणे 126 कर देते, आप जितना आता, 4 गुणे 126 करते, जो वैल्यू आएगा घटाएंगे तो आपका 126 ही आएगा। लेकिन यहाँ 126 को आप बाहर कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, 5 से 4 जाएगा, 1 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इस टाइप के सवाल भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाई कुछ संख्याएं हैं जिनका औसत इतना दिया गया है, यदि एक नंबर उसमें से बाहर कर दिया जाए तो अब भी एवरेज वही है। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो बस आपको जो है इसी तरीके को अपनाना है और ऐसे ही तुरंत बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कुछ कौड़ी को लेके है, आपका है यहाँ 189 माइनस यक्स कौड़ी के अंदर, और यहाँ है 178 माइनस कौड़ी में 81। यहाँ आपको यक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ आपको इसको 189 कौड़ी के अंदर 189 माइनस यक्स लिखेंगे, यानी √189 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा आपका 178 है यानी 178 में। अब देखिए यहाँ पे कौड़ी लगी है तो 81 का वर्गमूल हम डायरेक्ट ले लेंगे, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 को घटाते हैं, 18 है तो 9 आएगा। अब 169 हो गया, यहाँ 169 आ रहा है और यहाँ 189 माइनस आपका, यानी कौड़ी के अंदर 189 माइनस एक्स और यहाँ कौड़ी के अंदर 169। बेटर तरीका होगा कि हम यहाँ पे कौड़ी को हटा दें। ये कौड़ी तभी हटेगी जब आप दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। जैसे ही यह दोनों तरफ कौड़ी लगी हुई है तो दोनों तरफ कौड़ी को आप लैप्स कर सकते हैं। लैप्स होगा कैसे? जब दोनों तरफ का आप वर्ग करिएगा, स्क्वायर करिएगा। अब कौड़ी हट चुकी है, 189 माइनस एक्स आ गया और यहाँ 169 है। अब आपको यक्स की वैल्यू बतानी है, ये यक्स इधर जाएगा, प्लस होगा और यहाँ 189 में से 169 आप घटाएंगे। यहाँ देख रहे हैं 0 बचेगा और यहाँ आपका 2 यानी 20 आ गया आपका, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। और यही बताना था यक्स का मान। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसे आप कर लीजिएगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना था, इसका वर्गमूल 9 आएगा, 9 घटाएंगे तो आपका 169 आएगा रूट के अंदर, और यह भी संख्या रूट के अंदर है। दोनों रूट हैं तो और इक्वल का निशान लगा है, रूट हटा देंगे। जैसे रूट हटेगा तो बस ये नंबर आएंगे, आपको यक्स का मान बताना है, फिर ये यहाँ अंतर कर देना है। यक्स का मान जब ये इधर जाएगा प्लस होगा, ये इधर आके माइनस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और इस टाइप का रूट वाला क्वेश्चन कौड़ी का लेकर के ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को देख के जाना है। आगे है राम और राज की आयु का अनुपात। देखिए राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। इनकी आयु का योग 243 है। तो यहाँ पे उनकी आयु का अंतर बताना है। देखिए भाई, 2 बंदे हैं, एक आपका राम है, एक राज है, और इनकी आयु का अनुपात 4:5 दिया गया है। और कह रहा है कि इनकी उम्रों का जो योग है ना, इनकी आयु का जो योग है वो 243 है। भाई योग कितना दिया है आपका उम्र का, यानी आपकी उम्र का योग दिया है और आपसे पूछ रहा है उम्र का
आपको अंतर बताना है, ये आपसे क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। तो देखिए योग दिया, अब आपको यक्ष मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मान लेते हैं कि राम की उम्र 4 है और राज की 5 है, बस तुरंत इसको जोड़ देना है। 4 धन 5 जोड़ेंगे तो ये मानने से, यानी इनकी उम्रों का योग 4 धन 5 है और यही किसके बराबर है भाई, 243 के बराबर है। जोड़िएगा 9 आएगा, 9 का मान 243 है, 1 का मान निकाल लीजिए तो 9 से भागा दीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा आपका, और बचेगा 6, 9 7 63, 1 का मान आपका 27 आ गया। जब 1 का मान 27 आ गया तो फिर आपको इनकी उम्रों का अंतर, तो अगर देखा जाए कि राम कै साल का है तो राम को देखा जाए तो 4 गुणे 27 साल का होगा, और अगर राज को देखा जाए तो 5 गुणे 27 साल का होगा। यानी 4 गुणे 27 करेंगे तो इसका मान आएगा, 5 गुणे 27 करेंगे इसका। लेकिन यहाँ आपको इनकी उम्रों का अंतर बताना है, तो दरअसल देखा जाए तो मानने से इनकी उम्रों का अंतर देख रहे हैं तो 1 आ रहा है, यहाँ अंतर 1 आ रहा है और 1 का मान है क्या, 27। देखा जाए तो 27 होगा, और नहीं तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले की उम्र यानी राज में से 5 गुणे 27 में से 4 गुणे 27 जैसे ही घटाएंगे तो यह इनकी उम्रों का अंतर आ जाएगा। अब यहाँ भी 27, यहाँ भी 27 आपने कॉमन ले लिया तो 5 - 4 हो गया, 1 आएगा, 5 से 4 जाएगा 1, 27 में 1 का गुणा करेंगे 27, यानी इनकी उम्रों का अंतर कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बड़े आसान से ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाइएगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही यूनिक थे, और इस टाइप के छोटे छोटे सवाल ही आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे एज को लेके हो, चाहे आपका आपका जो है आयु एज वाला क्वेश्चन हो, कड़ी को लेके हो, चाहे आपका एवरेज को लेके हो, चाहे आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन हो, चाहे आपका ये प्रतिशत को लेकर के हो, तो इन सभी टॉपिकों में कुछ इस टाइप के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन का आप रिविजन करते रहें। साथियों वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी भी आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।